मैं आपका दोस्त कपिल शर्मा आज एक नए वीडियो के साथ जो प्रोमिस चैनल पे। आज का वीडियो ये काफ़ी समय के बाद में हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं और बीच में समय भी नहीं मिला, लेकिन इसकी आवश्यकता ऐसी थी कि समय तो अभी भी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि एसएससी जीएचटी के लिए ये वीडियो है। उनका पेपर 2 31 दिसंबर को यानी कि अब से 5 दिन के बाद में शेड्यूल्ड है और जो समस्याएं आ रही हैं कैंडिडेट्स के सामने उसको इवेलुएट करने के बाद में मुझे लगा कि मुझे एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए सो दैट कि जो आपके कॉमन कंसर्न हैं उनको मैं एड्रेस कर सकूं। जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं या जो टेलीग्राम चैनल पे हैं उनके साथ तो मैं जनरली इन बातों को साझा करता रहता हूं और फिर से मैं उनको रिट्रीट करूंगा, फिर से उनको दोहराने की कोशिश करूंगा। हम इसको 3 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम एसए के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, दूसरी बात हम करेंगे ट्रांसलेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, और तीसरी बात रहेगी कि जो लास्ट मिनट टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है या एक ऐसी स्थिति में कैंडिडेट होता है जहां पे वो अपने आप को लो फील करता है, तो उस कंडीशन से उबरने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऐसे की या निबंध लेखन की। जैसा आपको पता है पेपर 2 में एक ऐसे आता है, एक निबंध आता है, यानी कि एक इंग्लिश में आपको एक टॉपिक के ऊपर 500 वर्ड्स लिखने होते हैं, 4 में से एक टॉपिक के ऊपर, और हिंदी में भी 4 टॉपिक आपको मिलते हैं, उसमें से 500 शब्दों के अंदर आपको निबंध लिखना होता है, अपनी बात रखनी होती है। अभी ये है कि अभी तक जितनी भी आपने पेपर 1 के बाद में या उससे पहले से जो भी तैयारी पेपर 2 की थी, अभी उसको आपको एक तरह से जीरो इन करने का समय आ गया है। अभी आप और निबंध ना लिखें, जो भी आपने निबंध लिखे हैं, जो भी आपने प्रिपरेशन की है उसको आप दोहराएं, उसमें जो कमियां हैं उनके ऊपर काम करें, लिख के देखें, अपना टाइम लें और जो टाइम है उस टाइम को मैनेज करना सीखें। जैसे कि आपने कोई एक निबंध लिखा G20 के ऊपर या चंद्रयान 3 के ऊपर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो उन निबंधों को आप लिख के जरूर देख लें कि आपको कितना समय लग रहा है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम निबंध प्रिपेयर करते रहते हैं लास्ट डे तक, एग्जाम तक, और बाद में जो हमने पहले निबंध प्रिपेयर किए हुए हैं, यानी कि 1 महीने पहले किया या 2 महीने पहले किया, उनको हम भूलते रहते हैं और हमारे माइंड में एक ऐसी बात बैठ जाती है कि हाँ मैंने किया हुआ है। लेकिन जब तक हम उनको रिवाइज नहीं करेंगे, उसके हम डाटा को वापस रीसेट नहीं करेंगे अपने माइंड में, तो आपको एग्जाम में वो डाटा याद नहीं आएगा। यानी आपने जितने भी निबंध किए हैं, किसी ने 100 किए हैं, किसी ने 50 किए हैं, किसी ने 40 किए हैं, कि 20 किए हैं, डजेंट मैटर, जितने भी आपने अभी तक किए हैं सबसे पहले आप उनको रिवाइज करें। रिवीजन के साथ में आप ये देखें क्या आप उसमें कोई कोटेशन डाल पाए हैं, उससे रिलेवेंट जो कोटेशन है क्या आप उसके अंदर डाल सकते हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आपने बाकी एसेज में देखे और आप उसमें लैग कर रहे हैं, या आपको बताया गया हो कहीं पे कि आपके जो कंटेंट है उसमें ये कमी है, तो उसमें सुधार करने का यही समय है। क्योंकि आप लिख के भी देख रहे हैं कैसा लिखा जा रहा है, आपकी हैंडराइटिंग कैसी आ रही है, कटिंग्स कितने हो रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, उसके ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता है। यानी कि कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं अभी आप नए निबंधों की तरफ ना जाएं, अभी आपने जो भी प्रिपेयर किया है सबसे पहले उनको रेडी कर लें। यदि आपके पास समय बचता है तो आप नए टॉपिक को उठा सकते हैं और उनके ऊपर आप लिख के देख सकते हैं, या पहले से लिखे हुए तो उनके नोट्स रेडी करें। दूसरी बात यहाँ पे इसी से संबंधित ये भी है कि पूरा ऐसे जो आप निबंध लेखन है उसको पूरा लिख के देखें, लेकिन वो बहुत कम करें। यानी कि आपने 4-5 टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक लिख के देख लिया जस्ट टाइम लेने के लिए। अदरवाइज आप जो एसेज हैं उनके नोट्स बनाएं, या नोट्स बनाए भी होंगे आपने अंडरलाइन किया होगा, उन नोट्स को पढ़ें आप, तो वहां से क्या है कि आपको रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे आप एसेज या निबंध को जब वो परीक्षा में आएगा। अभी यहां पे दूसरी बात हम करते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन के लिए जो भी आपने अभी तक तैयारी की है, अभी उसके अंदर आपको एनालाइज करने का वक्त आ गया है कि आपने जितना भी मेहनत किया है पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, या थ्रू आउट जितना भी आप ट्रांसलेशन को जिस लेवल के ऊपर लेके आ पाए हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात उसके अंदर ये होती है कि सिली मिस्टेक्स ना करें। सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं, यदि आप देखते हैं, चाहे मैंने बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को देखा है, वो बहुत अच्छा ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन 2 मिस्टेक्स वो बड़ी ज़्यादा करते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन, यानी कि वहाँ पे कैपिटल का यूज़ करना, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना जहाँ पे उनकी आवश्यकता नहीं है, और वहाँ पे नहीं करना जहाँ पे उनकी आवश्यकता है। दूसरी जो मिस्टेक जो देखने में आती है वो आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप एस या ईएस का सही यूज़ नहीं करते हैं।
जो रूल्स हैं प्लूरल के सिंगुलर के उनके साथ में नहीं जाते हैं। ट्रांसलेशन में अगली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा कठिन यदि कोई पैराग्राफ आ जा रहा है तो उसको देख के एक घबराहट हो जा रही है, एक नर्वसनेस हो जा रही है और आप उसको सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बस ये देखें कि जो उसका क्रम है, जब उसको आप ट्रांसलेट करें तो उसका जो क्रम है वो ना बिगड़े। यदि बड़ा सेंटेंस है और आपको लिखने में ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है तो जो बाद में रफ शीट होती है, रफ पेज होता है शीट के अंदर, उसमें आप उसको निश्चित रूप से एक बार लिख के देख लें बड़े वाले सेंटेंस को, ताकि आप जब ऑर्डरिंग करें आप एक बार देखें, समझें कि जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आपसे पूछा गया है, क्या आपके ट्रांसलेशन में वही भाव आ रहा है। शब्द का आपके आगे पीछे हो सकते हैं, तो जो ऑर्डरिंग है उसके ऊपर ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। यदि बड़ा सेंटेंस है उसको ब्रेक भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक पूरा सेंटेंस है, आप वो दूसरी लैंग्वेज में यानी कि सोर्स लैंग्वेज में आपको एक सेंटेंस मिला और आपको टारगेट लैंग्वेज में उसको लिखना है, यानी जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो आप उसको एज इट इज लिखें। यदि आपको लग रहा है ब्रेक करके आप तब भी वही भाव लेके आ पा रहे हैं तो ब्रेक कर लें, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा यदि कोई ऐसे शब्द हैं, बिल्कुल ऐसे शब्द हो सकते हैं जहां पे आप स्ट्रक हो जाएं, जहां पे आपका माइंड ब्लैंक हो जाए कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उसका अनुवाद क्या करें आप, सो उसको आप लिप्यांतरण करके आगे बढ़ जाएं। या कोई ऐसा शब्द है जो आपको लग रहा है कि आपको बाद में याद आ जाएगा, तो पहले उसको ब्लैंक छोड़ दें और फिर बाकी आप अपना ट्रांसलेशन का जो काम है उसको पूरा कर लें। और यदि आपके समय रहते हुए याद आ गया तो उसको वहां पे फिल इन द ब्लैंक कर दें, तो आपका जो निबंध जो अनुवाद है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप इस बात का ध्यान रखें, जो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स गलती कर रहे हैं, जिन शीट्स को मैं इवेलुएट कर रहा हूं, जहां से मैं ये मेकअप कर पा रहा हूं कि कहीं कहीं पे या तो पूरा सेंटेंस ही मिसिंग हो जा रहा है, ओमिट हो जा रहा है, या सेंटेंस का वर्ड ओमिट हो जा रहा है। यदि आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप कोई विशेष शब्द, इंपॉर्टेंट शब्द, उसको ही आपने मिस कर दिया उस लाइन में ट्रांसलेट करने से, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है और ये लगता है कि आपने बहुत ध्यान से उसको नहीं किया। सो बहुत सारे कैंडिडेट इसको इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं कि वो उंगली को आगे बढ़ाते रहें और ये देखते रहें कोई शब्द वहां से छूटा तो नहीं है, और लाइन तो बिल्कुल ही नहीं छूटनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। ट्रांसलेशन करते समय और भी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जब आप ट्रांसलेट करें, सबसे पहले जब आप करने जा रहे हैं और आपकी कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि ये सवाल भी कई बार करते हैं कैंडिडेट्स कि उनको पता है कि वो गलती होती है उनसे, लेकिन फिर भी वो उसको सुधार नहीं कर पा रहे हैं उसमें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप ट्रांसलेशन करने के लिए जा रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो आप अपने आप को 5 सेकंड दें, सोचें कि मुझे इसमें कोई जो सिली मिस्टेक है वो नहीं करनी है। तो वो आपके माइंड में बात रहेगी और जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने ट्रांसलेशन में। अब हम बात करते हैं एग्जाम प्रेशर की, या इसके पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट में हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है। सो जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप ऐसे पहले करने वाले हैं या ट्रांसलेशन पहले करने वाले हैं, उसके अनुसार जाएं जहां पे भी आपका कंफर्ट जोन है। यानी कि जहां पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि ट्रांसलेशन करके आप समय बचा सकते हैं और बाद में जो आपने 5 मिनट बचाए या 10 मिनट बचाए उसको आप निबंध में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दैट इज फाइन। यदि आपको लगता है कि आपका जो निबंध है उसको आप जल्दी लिख लेते हैं, वहां से समय बचा लेते हैं और आपको ट्रांसलेशन में समय ज्यादा लगता है या दिक्कत होती है, तो आप ट्रांसलेशन में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पेन चुनना, जो आप जिस पेन से आप एग्जाम में लिखने वाले हैं, ये छोटी चीजें हैं लेकिन काफी जरूरी हैं, काफी प्रमुख हैं। उस पेन की प्रैक्टिस आप अभी से करके रखें। आप ये ना सोचें कि आप 30 तारीख को एक पेन खरीदेंगे और 31 को आप उससे लिखना शुरू करेंगे। कई बार क्या होता है, जो पेन आप खरीदते हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करता है जैसा आपने उसके लिए एक्सपेक्ट किया है। सो आप जो पेन खरीदें उसको अभी से ले लें, प्रैक्टिस कर लें। कुछ पेन्स हैं उसको थोड़ा सा लिख के देख लें और जब आपका डिजायर्ड लेवल आ जाए कि हाँ अभी वो पेन वैसा परफॉर्म कर रहा है, तब तक उसको वैसा रखें। पेन 2-3 टाइप के रखें अपने पास में, और सो दैट कि आपको परीक्षा में जाके यदि एक पेन माल फंक्शनिंग हो जाती है, इंक निकल जाती है, सो आपके पास में तो किसी दूसरे से मांगने की आवश्यकता ना पड़े और आपके पसंदीदा पेन ही आपके पास हो। इसके अलावा और जो गलतियां हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि जो कुछ लोग हैं जो एक लाइन है उसमें 3 शब्द लिख रहे हैं, 4 शब्द लिख रहे हैं। सो पेपर को या ज्यादा भरने से कुछ बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है। पता चला कि वो इतना आपको स्पर्श दिख रहा है या कितना
खुला खुला दिख रहा है कि जहां पे एग्जामिनर के जो इंप्रेशन है वो ही नेगेटिव हो जाए। तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में उसको लिखना है। जल्दबाजी में भी जब लिख रहे हैं तो आपकी हैंडराइटिंग ज्यादा नहीं बिगड़नी चाहिए। कटिंग्स का ध्यान रखें, यदि आपको कोई शब्द कट करना है तो केवल एक सिंगल लाइन बीच में से मार दें उसमें और उसके बाद में आगे बढ़ जाएं, ताकि वो कार्य भी नीट दिखे और एग्जामिनर को ये भी पता रहे कि आप क्या लिखना चाहते थे और आपने उसको कट करके क्या चीज रिप्लेस किया है। दैट ऑल्सो गिव्स ए पॉजिटिव इंप्रेशन कि आप अपनी कॉपी को गंदा नहीं कर रहे हैं, आपका जो वर्क है वो मैसी नहीं है या बहुत ज्यादा आपने उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं की है। अभी हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट में आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपके निश्चित 2 घंटे हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आप 30 मिनट सभी 4 प्रश्नों को दें। आपको जिस कंफर्ट लेवल में आपको लग रहा है कहीं पे आपको 20 मिनट्स देनी है, कहीं पे आपको 40 देनी है, आपको प्रैक्टिस में मॉक देके आपको उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। यदि आपको निबंध में ज्यादा समय लगता है और ट्रांसलेशन में कम लगता है तो वहां का टाइम बचा के आप पूरा का पूरा ऐसे में इन्वेस्ट कर दें। यदि ऐसे में टाइम ज्यादा लगता है, कम लगता है, तो पहले ऐसे कर लें और उसका जो टाइम बचे उसको आप ट्रांसलेशन में इन्वेस्ट कर दें। हालांकि एक पर्टिकुलर जो कॉमन स्ट्रेटेजी है, लोग ट्रांसलेशन पहले करना पसंद करते हैं क्योंकि वहां से जनरली कुछ समय बच जाता है और उसको आप अपने निबंध में लिख सकते हैं, सो दैट कि आपकी हैंडराइटिंग भी मेंटेन रहे और आपका जो कंटेंट है वो भी सही रहे, इंटैक्ट रहे। ये वाली बात हो गई है रिगार्डिंग कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया है कि पिछली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 10 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पेपर पूरा दिया था, पेपर 2 का, लेकिन उनको ऑप्शन फॉर्म का जो लिंक है वो नहीं आया था और जब उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया तो उनको वो लिंक एक्टिवेट किया गया, लेकिन उनका नाम रिजल्ट में नहीं था। उसका कारण ये था कि उन्होंने कहीं पे अपने सिग्नेचर या कोई एंट्री जो पेपर 2 शीट में भराई जाती है उसको छोड़ दिया था। तो आपसे ये अनुरोध है, ये आपके दिमाग में मैं बात डालना चाहता हूं कि पेपर तो आप बाद में करें, पहले अपनी एंट्रीज पूरी करें। इनफैक्ट जो इन्विजिलेटर्स के सिग्नेचर्स हैं वो भी आप इंश्योर करें कि आपकी कॉपी के ऊपर हैं जब तक आप उसको सबमिट कर रहे हैं। यदि वो साइन नहीं कर रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट करके उनसे सिग्नेचर करा लीजिए। 4 बार आप चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विदाउट सिग्नेचर, विदाउट एंट्री बनाए हुए, जहां पे जो आपसे पूछा गया है जिस एंट्री में, उसको बिल्कुल कंप्लीट करें। नहीं तो आपकी जो पूरी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी, पूरा वर्ष बेकार हो जाएगा और आपको जो हताशा होगी उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। परफॉर्मेंस में 1 नंबर कम होगा चलेगा, लेकिन यदि आपकी कॉपी चेक नहीं हुई तो फिर तो देयर इज नो लुक बैक, आप वापस मुड़ ही नहीं सकते हैं वहां से। अभी जो पेपर के 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एक प्रेशर बनना स्टार्ट होता है कैंडिडेट के ऊपर और उसको लगता है मेरा कुछ भी प्रिपरेशन, मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, मेरे जो एसेज हैं उनके टॉपिक कम रह गए हैं, मेरा जो ट्रांसलेशन है वो उस लेवल का नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए। और ये क्रिएट होता है पीयर प्रेशर से। पीयर प्रेशर क्या होता है कि हम दूसरे की शीट देखते हैं, हम किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं या किसी कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं या हम कहीं पे इवेलुएट करा रहे हैं, तो सबसे पहले जो लोग कॉन्फिडेंस आता है वो आता है राइटिंग को देख के कि मेरी राइटिंग वैसी नहीं है जैसे दूसरे की है। सो आपने सालों भर की मेहनत करके उस राइटिंग तक पहुंचे हैं आप, तो उसको इतनी जल्दी तो आप बदल नहीं सकते। तो इसलिए बी विद दैट, जो भी है वो पढ़ने लायक हो और जो आपका जो कटिंग्स हैं वो मतलब ऐसा है कि राइटिंग एक तो आपकी सही नहीं है, फिर आप उसको मैसी बना देते हैं, तो वो आप कटिंग्स ना करें, नीटली आप काम करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पढ़ने योग्य राइटिंग होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी जो कॉपी होगी वो इवेल्युएट होगी और आपके जो मार्क्स हैं उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा का मतलब ये है जिसकी बहुत अच्छी राइटिंग है तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है और वो टेंड करता है अच्छे मार्क्स के लिए, जो भी चेकर होता है उसको। आप में से बहुत सारे लोग टीचर्स भी होंगे, आपने काम किया होगा उस तरह से, आप इस बात से एग्री करेंगे। सो आप इस बात को छोड़ दें कि क्या आपने जो प्रेशर लेना है, आपको दूसरों से कंपेयर करने से क्या मिलने वाला है। जो कोई लिखेगा जिसका जो एक टॉपिक प्रिपेयर्ड है, एक ऐसे कंपटीशन हुआ, आपने अच्छा नहीं लिखा लेकिन दूसरे वाले ने अच्छा लिखा, आपको लगा कि वो बहुत अच्छा लिख रहा है या बहुत अच्छा लिख रही है, लेकिन बात तो ये है कि आपने क्या प्रिपेयर किया है। हो सकता है एग्जाम में वो टॉपिक आए जो आपका ज्यादा अच्छा प्रिपेयर हो। सो इस बात के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें कि दूसरा क्या कर रहा है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। यदि आपको लग रहा है कि आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। इट्स गेम ऑफ माइंड, मीन्स दिस इज गेम ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यदि आपको लगता है कि आपको सिलेक्शन होगा तो होगा,
यदि आपको एक बार भी लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, मतलब आप खुद डाउट में हैं। जब आप खुद डाउट में हैं तो ईश्वर भी डाउट में है, फिर वो देखेगा कि देना है कि नहीं देना है। और यदि आपको लग रहा है कि आपका नहीं होगा, तो आपको पढ़ाई लिखाई बंद करके कॉपी बंद कर दीजिए, पेपर देने मत जाइए, नहीं होगा आपका। क्योंकि आपकी जो पूरी एनर्जी है वो आपको नेगेटिव वे में इफेक्ट कर रही है और आप एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। इसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने पहले दिया है इस पेपर को, रिपीटर्स हैं, या किसी के ऐसी भी स्थिति है जहाँ पे लास्ट चांस है, उनको जो चिंता का स्तर है वो और भी ज़्यादा है। तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका पहला चांस है या लास्ट चांस है, या इसके बाद आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो तो 31 को जब एग्ज़ाम होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। उसके लिए आप जो आज करें, उसके पहले 5 दिन बचे हुए हैं, अपने आप को स्मार्टली रेडी करें, स्मार्ट स्टडी करें, जिस पोर्शन के ऊपर काम करना है उसके ऊपर काम करें, और 31 के बाद सोचे ये सब चीज़ होगा नहीं होगा वो सब चीज़ें। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि होगा तो निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपके परफॉर्मेंस के साथ में मैच हो जाएगा। लास्ट ईयर थे 131 के आसपास आई थिंक कट ऑफ गई थी, तो ऐसे भी कैंडिडेट थे, हालांकि उनकी संख्या कम थी जिनके 130 to 133 मार्क्स थे पेपर 1 में, लेकिन उन्होंने तब भी सिलेक्शन लिया है। सो ये जिसने भी कट ऑफ क्लियर की है उन सभी के पास में पूरा चांस है, और जिन लोगों के मार्क्स 160 के ऊपर हैं उनके ऑफ कोर्स चांस अच्छे हैं, लेकिन अति आत्मविश्वासी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स पेपर 1 में कम हैं, यानी जिनके जो उन्होंने पेपर 1 की जो तैयारी की थी वो उतनी अच्छी नहीं हो पाई होगी, लेकिन हो सकता है उनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो और वो आपको ओवरटेक करें। सो आपको एक बैलेंस अप्रोच बना के रखनी है, कहीं पे भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना है। लोग ये प्रश्न करते हैं कि कितने मार्क्स सेफ होंगे, देयर इज नथिंग लाइक सेफ। आप जितना ज़्यादा लेके आ सकते हैं आप उसकी कोशिश कीजिए, बाकी चीज़ों की चिंता आप छोड़ दीजिए। उससे करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, आपके ऊपर एक अलग प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर में आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको भी खराब ही करेंगे। आप जो भी नेगेटिव सोचेंगे, आप जहाँ पे भी आपको टेंशन आई, जहाँ पे आपको लगा कि डिप्रेस्ड फील किया आपने, आपका नहीं हो रहा है, आपके कम टॉपिक रह गए, आपकी प्रिपरेशन सही नहीं हो रही है, तो सब जितने नहीं जुड़ रहे हैं वो नहीं जुड़ के एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट होगा, आप बीमार हो जाएंगे। बीमार नहीं होना है, 5 दिन बचे हुए हैं, आप गर्म पानी पीजिए। जो भी सर्दी वाले क्षेत्र में रहते हैं लोग, मैक्सिमम लोग जो नॉर्थ ईस्ट हैं, और बाहर मत जाइए, ज़्यादा बाहर का मत खाइए। और बिकॉज आपका जो वो एक दिन है 31 है, वो आपको एक अदद रेस्पेक्टेड सरकारी नौकरी देने वाला है, क्योंकि उसके बाद तो ओनली ऑप्शन फॉर्म है। तो 4-5 दिन की बात है, आप पार्टीज अवॉइड कीजिए, बाहर जाना अवॉइड कीजिए, और जो इतने दिन से आप नहीं गए हैं, मतलब जितने आपने मेहनत की है, उस सबको कंक्लूड करने का समय आ गया है। अभी ये इट्स लाइक ए T20 मैच है और उसके लास्ट के 2 ओवर बचे हुए हैं, तो वहां पे जितना आपने पूरी इनिंग्स बिल्ड की है उसको कैपिटलाइज करने का वक्त है, ना कि ये सोचना कि हमारे 8 विकेट गिर गए, हमारे 7 विकेट गिर गए। जो अवेलेबल है आपके पास में उसके साथ में आप मेहनत करें, अपने ऊपर भरोसा रखें। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, किसी को आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा, ईश्वर को भी आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा। सो आप भरोसा रखें, आप विनर हैं, आप चैंपियन हैं यदि आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, आप लूजर हैं यदि आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। ठीक है, सो अपने पास पॉजिटिव थॉट्स को आने दें, बिल्कुल नेगेटिव ना सोचें, जो आपने किया है उसको बिल्डअप करें। और एक रिकैप के रूप में जो हमने आज बात की है वो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो आपका ऐसे है, आप नए ऐसे ना लिखें, जो पुराने आपके निबंध हैं उनको आप प्रिपेयर करें, उनके नोट्स बनाएं, उनके हिसाब से कार्य करें। ट्रांसलेशन में सिली मिस्टेक्स ना करें, बड़े सेंटेंसेस को आप पीछे रफ शीट के ऊपर, रफ पेज के ऊपर लिख के तब आप ट्रांसलेट करें, ऑर्डरिंग में गड़बड़ ना करें। और यदि कोई शब्द टफ है, आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, लिप्यांतरण करके आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल स्ट्रक होने की आवश्यकता नहीं है। और टाइम को मैनेज करें, आपके पूरे 4 प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि यदि आप फॉर एग्जाम्पल आपका आधा निबंध छूट गया, यानी आपने 25 मार्क्स तो ऐसे ही छोड़ दिए, या आपके 3 प्रश्न हुए तो आपने 50 मार्क्स में तो कंप्लीट नहीं किया, तो फिर आपको एक सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, और डोंट थिंक अबाउट प्री के मार्क्स, मेन के मार्क्स चाहे मैक्सिमम है चाहे मिनिमम है, चाहे आपके 135 हैं चाहे आपके 180 हैं, डजेंट मेक डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू पेपर 2। पेपर 2 मीन्स पेपर 2, और इसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। जो आप करेंगे उसके लिए आप अपनी शीट को ओनली मंगा सकते हैं,
उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हैं। लास्ट ईयर से आपको पता भी होगा कि मार्किंग टफ हुई है और कहीं के ऊपर ये डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स कि मार्क्स कैसे आते हैं। लेकिन आप तो वही कर सकते हैं ना जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? अपनी चीज़ों को अभी कैपिटलाइज करना, हैंडल करना, प्रेशर को हैंडल करना, एग्जाम में टाइम को मैनेज करना, अच्छे पेन रखना और चीयरफुल अपीयरेंस बनाए रखना, कॉन्फिडेंस बनाए रखना, सो दैट कि आप एग्जाम में जाके ब्लैंक ना हो। आप सभी को सफलताओं की शुभकामनाओं के साथ में मैं विदा लेता हूं आपसे। थैंक यू। जय हिंद।